No, sorry, nothing will go on record. Honorable members, as per guidelines, the notice for 0 hour, notice for 0 hour is to be given by a member on the previous working day between 12 noon and 5 p.m. This is the practice. Electronically, only through members' portal. However, today I have received a physical notice from Professor Ram Gopal Yadav on the issue of shortcomings in the examination pattern for higher education and competitive examinations. Professor Ram Gopal Yadav, a very senior member, and this is an important issue. As an exception, I will allow him to raise this issue with clear understanding for him that all members will be inspired by him to avail the procedure and be technologically upgraded. Professor Ram Gopal Yadav may begin. Sir, this is an exception. Sir, I think under the Income Tax Act, Mr. Ram Gopal Yadav is a senior citizen. Am I right, sir? Don't have Me Too culture. Me Too culture is a very dangerous culture. Very, very dangerous culture. We must get away from it. Yes. श्रीमान, शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से Before that, स्टूडेंट I पर्सनैलिटी call upon the leaders to suggest, advise and counsel me in my chamber at 11:30. I urge them earnestly. Yes, Professor Ram Gopal Yadav. सर, मैं जो प्रश्न उठाया है, जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही गंभीर मामला है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा होता है और जो पैटर्न हमारे यहाँ पहले चल रहा था, उसने इस देश को बहुत बड़े शिक्षाविद, एडवोकेट्स, साइंटिस्ट दिए, लेकिन नई शिक्षा पद्धति में और ख़ास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, उनमें जो सिस्टम चालू किया है, उसने सारी पुरानी व्यवस्था को और जो एक्सप्रेस करने की क्षमता होती है अभ्यर्थी की या स्टूडेंट की, उसको ख़त्म कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, ये जो नकल और कॉपीइंग या ये सब होती है, अब पेपर लीक होता है, इसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि 15 मिनट में 100 सवालों का टिक मार्क करा के दे दिए उत्तर, लीक हो गया। आप जब पढ़ते थे तो कम से कम 200-250 शब्दों में किसी सवाल का जवाब देना होता था, उससे ज़्यादा भी। उसमें पूरा एक एक्सप्रेशन की क्षमता डेवलप होती थी अभ्यर्थियों में, स्टूडेंट्स में और शिक्षा पद्धति में। वो सब खत्म हो गई। आईएएस सेलेक्ट हो जाता लड़का आके, सेक्रेटरी कहता है Sir, nothing will go on record, and I listen to everything, and I go through every subject of it. Sorry, sir. Don't cast aspersions on me that way. You are saying I am not listening. I am so glad, sir, आप मेरी तरफ देखते हो, पर मेरी समस्या है कि मैं हर बार आपकी तरफ नहीं देख सकता। जब आप बोलोगे तब आपकी तरफ देखूंगा, सर। Please cooperate with me. हमारा टाइम तो Professor Ram Gopal Yadav, with his whole experience, is raising a very important issue. Please lend your ears to him. हमारा टाइम नए सिरे से शुरू करवा दें प्लीज। वो टाइम दिया सब खत्म कर दिया करें सर ने। तो मैं ये कह रहा था कि सर आईएएस में सिलेक्ट होके आ जाता है
सेक्रेटरी उससे कहता है, मान लो डायरेक्टर होके आया, सेक्रेटरी कहता है कि एक लेटर जाना है, उसे उसका ड्राफ्ट बना के ले आओ, उसमें 20 बार करेक्शन सेक्रेटरी को करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो गया सब मामला। कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, किसी को जाएं उसमें। मान लीजिए एक सवाल पूछा जाता है कि पंडित नेहरू, अटल जी या मोदी, सवाल पूछा जाएगा इनमें कौन सा बेहतर, वो कहते हैं ABC लिख दीजिए। अब उसमें रीजनिंग तो होनी चाहिए, वो रीजनिंग दी ही नहीं जाती है, न पढ़ाई जाती है, न पढ़ता है, न जाने की कोशिश करता है। इसलिए मेरी सरकार से अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस पद्धति को बदलें और पुरानी पद्धति को लाएं, जिसने डॉक्टर राधाकृष्णन, H.J. भाभा, प्रोफेसर मेघनाथ शाह जैसे विद्वान, टीचर, साइंटिस्ट दिए इस देश को। अब कोई हो रहा है पैदा, कोई हो रहा है, तो क्यों लांछन लगा रहे पुरानी व्यवस्था पे? उसको लाइए, इसको हटाइए, जिससे कुछ विद्वान फिर देश में पैदा हो सके। धन्यवाद। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, कंसर्न ओवर डेथ ड्यू टू लाइटनिंग इन द कंट्री। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। नर्मदे हर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मानसून के इस सीजन में आकाशीय बिजली से जान माल की होने वाली हानि के बारे में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, दुनिया में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु बिजली गिरने से हो रही है और आकाशीय बिजली गिरने से हर सेकंड में 40 बार अर्थात दिन में करीब 30 लाख बार बिजली धरती पर गिरती है। जहां भारतवर्ष की बात है, आकाशीय बिजली की घटनाओं की शुरुआत प्री मानसून के दौरान होती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि प्रत्येक वर्ष बिजली गिरने से लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों की मृत्यु केवल जून और जुलाई के दौरान होती है, जो कि एक चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, कुछ देशों में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या 30 से 35 है, वहीं भारत में यह संख्या 25 से 30 हज़ार लोग प्रतिवर्ष आकाशीय बिजली गिरने से मरते हैं। इसे प्राकृतिक आपदा समझकर हम कभी कभी नज़रअंदाज भी कर देते हैं, जिसकी वजह से ये संख्या और बढ़ सकती है। माननीय सभापति महोदय, आकाशीय बिजली के कारण भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मौतें खुले क्षेत्र में होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की मुख्य आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि आकाशीय बिजली की दुर्घटनाएं भी इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती है। माननीय सभापति महोदय, आकाशीय बिजली गिरने से भारत में हर दिन औसतन 4 से 5 लोगों की मौत हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने के मामले सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं। मैंने देखा कि शहरों में कभी आकाशीय बिजली नहीं गिरती। उसके पीछे कारण है कि शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की गई है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा आविष्कारित तड़ित चालक शहरों में हर भवन के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन गांव में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह करता हूं कि आकाशीय बिजली की इस घटना को रोकने के लिए गांव के मजरे, टोले, फलियों को सुरक्षित करने के लिए तड़ित चालक हर गांव में अगर लगाए जाएंगे तो ये घटनाएं रुकेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, चूँकि आकाशीय बिजली से होने वाली मौतें सबसे ज़्यादा गाँवों में होती है, इसलिए यहाँ पर तड़ित चालक लगाया जाना चाहिए। आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों से प्रभावित या पीड़ित परिवार के लिए सरकार द्वारा आपदा के रूप में एक निश्चित राशि घोषित की जाना चाहिए। अलग अलग राज्यों में ये राशि अलग अलग है। पूरे देश में इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए एक ही मुआवजा राशि या सहायता राशि देने का प्रावधान होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, कुछ सुझाव भी थे मेरे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं सरकार के माध्यम से गांवों में तड़ित चालक लगाकर आकाशीय बिजली की इन घटनाओं श्री जोश के मनी need to tackle the problem of plastic waste in the country. Thank you, sir. It has been 2 years since India banned single-use plastic. The Prime Minister embarked on much-hyped flagship campaign Swachh Bharat, which is turning nearly a decade, 10 years up. Where are we standing? The mission has completely failed. India is one of the largest producers of polymers and generates more plastic waste than any economy except USA and European Union.
The country produces 9.4 million tons of plastic waste annually, which amounts to 26,000 tons per day. Only around 60% of the waste is recycled, leaving 3.76 million tons unprocessed, and over 9,400 tons of plastic waste still end up in landfills and polluting water sources. It is estimated that 83% of the drinking water in India contains plastic, and in the next 30 years, there could be more plastic than fish in the ocean. Sir, the UNEP is that revealed that India manages 85% of the plastic waste. The marine life is dying with their stomachs full of plastic bags and bottles. We have seen this in reality. So despite these dire statistics, this government has weakened the very legislation meant to combat plastic pollution over the last 6 years. The plastic waste management rules introduced in 2016 have been amended 5 times. In March 2018, August 2021, September 2021, February 2022, and July 2022, mostly to favor the major producers, importers, and brand owners. Sir, the plastic might be cheap, but its cost to our planet is far too high. I would like to remind the government of the saying that until the last tree is cut, the last fish eaten, the last stream poisoned, you will realize that you cannot eat money. Therefore, I call upon the government to do this, take up 1, to hold companies accountable by strictly enforcing extended producer responsibility. 2, extract voluntary commitments from brands and retailers to make their plastic packaging 100% reusable, recyclable, and compensatable. 3, develop an efficient and widespread recycling infrastructure. 4, encourage research and development in the field of sustainable alternatives. We owe to our future generation to leave behind a cleaner and healthier planet. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mani Shri Jose K Mani. Mani Shri Shakti Singh Gohil ji, concerned over devastation caused by heavy rains in the state of Gujarat. धन्यवाद उपसभापति महोदय। गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश से कई लोगों की जान गई है, काफ़ी क्षेत्र प्रभावित है। दक्षिण गुजरात, साउथ गुजरात के हमारे नवसारी, व्यारा, सोनगढ़ से लेके सेंट्रल गुजरात में बोरसद ले ले, या सौराष्ट्र में पोरबंदर, जूनागढ़ का घेड़ या द्वारका तक बहुत बड़े पैमाने पे बारिश से लोग प्रभावित हैं। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, खेतों में पानी भर गया है। और उपसभापति महोदय, जो गुजरात के नगरों के हाल है वो किसी भी सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो मेन मीडिया में कम आता है, पर सोशल मीडिया पे आप अगर देखेंगे तो गुजरात के नगरों की हालत पूरी तरह से खराब है। और इसकी वजह यह है उपसभापति महोदय कि जो स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर का हर साल मॉनसून से पहले काम होना चाहिए, वहां भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है, भय मुक्त भ्रष्टाचार। और इसीलिए जो स्ट्रॉम ड्रेनेज का बारिश के पानी का निकाल का जो काम होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। नेचुरल वे में पानी जो बाहर निकलना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज टाइम एंड अगेन सेड कि इसमें कहीं रोक नहीं होनी चाहिए। गुजरात में ऐसी जगहों पे आशीर्वाद है उन सत्ताधीशों के कि वो जगह जो है उसके ऊपर अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन बन गए हैं, तो नेचुरल वे में पानी निकल नहीं सकता है। उपसभापति महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधान है रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, खोज एंड बचाओ, राहत दो और पुनर्वास करो। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुजरात में बारिश के प्रभावित लोगों के लिए ये तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। पुरानी परंपराएं रही है कि जिसको जो भी नुकसान गया हो उस नुकसान को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पूरी तरह से सहायता दी जाती थी, पूरी तरह से राहत दी जाती थी। और खास करके
जो रोज का कमा के रोज खाते हैं, उपसभापति महोदय, उनको कैश डॉल्स देने का प्रावधान है। मुझे दुख है कि बारिश के चलते हर रोज कमा के हर रोज खाने वाला जो मजदूर है, उस मजदूर को कैश डॉल्स जिस तरह से देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। और इसी को चलते मेरी आपके जरिए सरकार को गुजारिश है कि डिजास्टर मैनेजमेंट या एनडीआरएफ का काम सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखती है और उसका शेयर भी जाता है, तो गुजरात के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, उनको रिलीफ मिल। धन्यवाद माननीय गोयल जी। माननीय डॉक्टर सस्मित पात्रा, डिमांड फॉर रिवाइजिंग कोल रॉयल्टी फॉर ओडिशा। Honorable Deputy Chairman, sir, my zero-hour notice is on demand for revising coal royalty for Odisha. I rise to demand the revising of coal royalty for the state of Odisha, which has been pending for the last 12 years. Odisha is among the top 2 states, sir, in the country that produces maximum coal, which powers the energy security of this country. However, it's sad that despite its strong contribution to power generation, energy security, and coal production, its rightful demand for coal revision of royalty has not been done over the last 12 years. Due to this, Odisha is losing about 10,000 crores per annum. The rates of coal royalty for Odisha were last revised, Honorable Deputy Chairman, sir, on 10th May 2012. It's been a long 12 years. Several demands for revision of coal royalty have been made by my leader, our Honorable Party President and former Chief Minister, Shri Naveen Patnaik ji, when he was in government, and has been also placed several times in various platforms. On 21st July 2014, Honorable Deputy Chairman, sir, a study group was instituted to look into this matter. The study group presented its report and said that this revision of coal royalty cannot be done. Despite that, the BJD government in Odisha at that time kept on taking up this matter, and on 28 February 2020, at the Eastern Zonal Council meeting, it was again raised demanding that the revision of coal royalty for Odisha should be increased from 14 to 20%, but the government did not take notice. Honorable Deputy Chairman, sir, and I appeal to this House that the electricity that we have today comes from states like Odisha and Jharkhand primarily. The water of Odisha gets polluted due to coal mining. The air of Odisha gets polluted due to coal mining. Our roads and infrastructures get destroyed because of thousands of trucks that are used for coal mining. But despite that, over the last 12 years, we have not been provided the rightful coal royalty revision, which is costing us 10,000 crores per annum. Honorable Deputy Chairman, sir, due to Odisha, crores of houses in India today get electricity. But it's the same Odisha that loses 10,000 crores towards coal royalty. I'm not trying to make it a political issue. It is a governance issue. And it needs to be looked into because it's a people's issue. And those who are suffering in Odisha, if they get this 10,000 additional crores, how many schools, hospitals, and infrastructure can happen, and Odisha can develop. Therefore, I request you, with the government, to take up the matter. Thank you. Thank you, Dr. Sasmit Patra. Mani Sri Prakash Chik Barai need to tackle the problem of the food inflation in the country. Thank you, Deputy Chairman, sir. मेरा विषय फूड इन्फ्लेशन पर तात्कालिक नियंत्रण की आवश्यकता है। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमत एक बहुत ही चिंताजनक समस्या बन चुकी है। हाल के आंकड़ों में से पता चलती है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र के लिए कंज्यूमर फूड इन्फ्लेशन 9.36% दर्ज की गई। वास्तव में जुलाई 2023 से फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है। जुलाई 2023 से जून 2024 तक फूड इन्फ्लेशन लगभग 8.5% रही है। खाद्य वस्तुओं की लगातार बढ़ रही इन्फ्लेशन ने देश के हर नागरिकों को प्रभावित किया है, जिसमें सबसे अधिक मार निम्न आय करने वाले परिवार पर पड़ा है। बढ़ती खाद्य कीमतों ने परिवार के पास अन्य आवश्यक वस्तुओं
या बचत के लिए कम पैसा छोड़ा है। यह घरेलू बचत के आंकड़ों में स्पष्ट है, जो 50 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर हम पिछले सरकार एवं वर्तमान सरकार की तुलना करें तो अरहर दाल की कीमत अगर पिछले सरकार के समय में 1 केजी का दाम 75 रुपया था, अब 150 रुपया पहुँच चुका है। मास्टर्ड ऑयल की कीमत अगर 1 लीटर का दाम 110 रुपया था, वो अभी 200 रुपया पहुँच चुका है। कुकिंग गैस, सिलेंडर गैस का दाम 400 रुपया अगर था, वो 1100 रुपया पहुँच चुका है। प्याज की कीमत अगर 1 केजी का दाम 28 रुपया था, वो 60 रुपया पहुँच चुका है। बैगन की कीमत अगर 1 केजी का दाम 30 रुपया था, वो 80 रुपया पहुँच चुका है। टमाटर की कीमत अगर 1 केजी का दाम 30 रुपया था, वो 80 रुपया पहुँच चुका है। एवं चीनी की कीमत अगर 1 केजी का दाम 28 रुपया था, वो 40 रुपया पहुँच चुका है। वास्तव में एक चिंता का विषय है एवं घरेलू देनदारी बढ़ रही है। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ, फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की व्यवस्था सरकार करे। बंगाल की डिवाइड की बात छोड़िए, उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल में बंगाल एक एवं एक रहेगा। हर नागरिक को सुविधा देने के लिए फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है एवं गरीब से गरीब, असहाय से असहाय परिवार को कंट्रोल करना जरूरी है। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद माननीय प्रकाश जी। माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, कंसर्न ओवर डिटोरेटिंग हेल्थ ट्रेंड्स अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years of age. Sir, thank you so much, Chairman sir, for allowing me to raise an important issue. Sir, I had also requested, I had raised a 267 notice and I had requested to accommodate it. Sir, yes, I'm speaking on that. This is on concern over detriment. I'm just putting a reminder that in case that was not adjusted in 267, it could have been taken up in the zero on Maharashtra corruption by the state government. But now however, this has sir, been since I have been accepted. balloted this issue, I'm coming to this issue. So there is an increase in the percentage of anemic as well as overweight children in India as per the NFHS report, the latest NFHS report. This is alarming since both parameters fall under United Nations SDG goals towards zero hunger by 2030. Anemic children below 5 has gone up by 8.5% since 2015-16. And the latest report by NFHS shows that urban India is showing a rise by 8.3% of anemic children below 5. And rural India is showing a rise by 8.9% under 5 children who are anemic. Maternal education, her health, socio-economic status are the key drivers that are increasing these numbers. Simultaneously, and I would say it's a dichotomous situation, that overweight children are also increasing in India, which is leading to health trends which are dangerous in terms of their ability to contribute towards the economy in the near future. And it has risen by over 3.2%. Economic survey has pointed out that annual rise in children's obesity is steepest in India as compared to the rest of the world. Increased consumption of highly processed food, limited access to diverse food which is high on sugar are the reasons why we are seeing, and less physical activity are the reasons why we are seeing overweight challenges. Unhealthy diets have contributed to over 54.6% burden of the total disease in India, sir. So this data then raises the moot question that are our policies, whether it's Poshan 2.0, anemia free, Poshan 2.0, anemia Mukt Bharat, Anganwadi schemes, PM Poshan Saksham Anganwadi schemes, are they adequate enough to address these issues? If not, maybe we need to relook at these policies that we have introduced to address this massive concern that India is facing. That is what I wanted to speak, sir. Thank you so much. Thank you, Priyanka ji. Mani Shri Sanjeev Arora ji, concern over instances of underage drinking and driving in the country. Good morning, Deputy Chairman, sir, and thanks a lot for giving me permission to come up with this very important issue of underage drinking and driving. Sir, a recent road incident in Pune which shook the country of an underage drinking and driving incident has frightening significance. According to an RTI information, out of around 100 pubs operating in Pune, only 23 were licensed. Underage drinking and driving is a major concern in all the cities. In New Delhi itself, 573%, there is a 573% rise in challans for underage drinking from last year in first 4 months of this year. Fake IDs is another major challenge to curb
underage drinking. Here are some specific measures I recommend or I suggest to the government. Regular and surprise inspections of establishments selling or serving alcohol. Strict penalties should be imposed on those found violating the law by serving to underage customers. Initiate public awareness campaigns to educate both young people and the general public, highlighting the legal consequences, health risks, and potential for addiction associated with underage alcohol consumption. Collaborate with the hospitality industry, educational institutions, and NGOs to develop a comprehensive strategy to address underage drinking. Training for servers on identifying fake IDs, educational programs in schools and colleges about the dangers of underage drinking. More power to common citizens, empowering common citizens by developing mobile apps through which they can click pictures and geotag the area of the offenders, thereby helping the law enforcement officials. I believe that a multi-pronged approach involving stricter enforcement, public awareness initiatives, and collaboration with stakeholders is essential to effectively address this issue. Thanks, Chairman, sir. Thank you, Mani Sanjeev Arora ji. Mani Sri Nagendra Rai, urgent need for central government to take over control of the Debatur Trust Board at Cooch Behar. Sir, I would like to draw your kind attention to that Debatur Trust Board is the important point for clarification which the government of India have the consider and accept in agreement annexure A through a letter DO number A clause 19 P/49 dated 30 August 1949. Debatur properties is the property of Deed and Cooch Behar State, which is the to be dedicated to the deity for a religious purpose. Gov of India has considered stating that the management of the property in the state may be entrusted to a trust which shall consist of His Highness as President, 3 nominees of His Highness, and 2 nominees of Gov of India. But after the merger of the then Cooch Behar State with Dominion government and India, of the merger of the Debatur Trust was handed over to the Tourism Department of West Bengal government, which is illegal and contrary to the agreement annexure A made on 30 August 1949, and wishes of the local peoples. Unfortunately, at present, Cooch Behar district magistrate is holding the presidency of Debatur Trust Board, which is the alter virus to the Constitution of India. So, sir, of the son of the soil dominated by the people of Cooch Behar State as president of said Debatur Trust Board, as there is no successor of Maharaja Sri Jagadevendra Narayan Bahadur. Therefore, I would humbly request the God through you, sir, to take the control of the Debatur Trust Board for peaceful administration of the property of all temple of the state as per as the agreement annexure A made on 30 August 1949. Thank you, sir. Thank you, Mani Nagendra Rai ji. Mani Sri Rajiv Shukla ji. Demand for inclusion of historic Sirpur city of Chhattisgarh. धन्यवाद उपसभापति जी। मेरा छत्तीसगढ़ के सिरपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ने के बारे में है। सिरपुर टाउन इन महासमुंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, लोकेटेड 78 kilometers away from Raipur on the banks of the river Mahanadi, is a place where art and archaeology meets spirituality. Sirpur has a rich background of traditional cultural heritage and architecture. The city finds mention in ancient epigraphic records.
Sirpur group of monuments are an archaeological and tourism site containing Hindu, Jain and Buddhist monuments from 5th to 12th centuries. The archaeological remains are still a pride for not only this region but for the entire India. It is said that the Buddha Vihars in Sirpur are older than those in Nalanda, sir. Sirpur became a major archaeological site after it was visited by Alexander Cunningham, a colonial British India official, in 1882. His report on a Lakshman temple at Sirpur brought it to international attention. Besides wide-ranging remains of Ram temple, Gandheshwar temple, Surang Tila, and a massive Buddha head identify its prosperous history and potentiality of the site. Till date, the temples are preserved so well that it speaks its glorious past. Sirpur is also a prominent for its discoveries of the remains of Buddha and Jain monuments. These complexes have a status of Lord Buddha residential complexes for monks and rich carving on the walls. When the Archaeological Survey of India carried out one of the biggest excavation exercises of central India at Sirpur, several new findings had come out, establishing that the site was one of Asia's top educational centers for Buddhists. Considering the rich cultural legacy and historical importance of the Sirpur city in Chhattisgarh, I demand that the central government should provide grants for world-class maintenance of Sirpur and push for securing World Heritage status. Not only that, sir, वहाँ पे कौशल्या जी का भी है। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह के बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, पौराणिक, और मुझे लगता है कि सरकार को इसे ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार जो है छत्तीसगढ़ की लगातार उपेक्षा कर रही है, वो उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। वहाँ की जो बहुमूल्य धरोहर है, वहाँ से रामगमन पथ भी है, और पिछली सरकार जो थी भूपेश बघेल की, उन्होंने रामगमन पथ को भी बनवाया था और कौशल्या जी के मंदिर का भी निर्माण कराया था। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, और अब तो उन्हीं की सरकार है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो वहाँ इन सब प्रयासों पे लग के इन्हें और छत्तीसगढ़ के लिए की जो धरोहर है उनको मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद माननीय राजीव जी। अपना नाम भेज दें आप यहाँ माननीय प्रमोद जी। माननीय डॉक्टर फौजिया खान जी, डिमांड फॉर नेशनल पॉलिसी फॉर कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, children with learning disabilities are not small in number in this nation. Although this momentous population of children with learning disabilities or intellectual disabilities face significant educational barriers and challenges, the national policy on education speaks very little about it. This is an area which doesn't deserve to be neglected, sir. And most developed countries in the world have minutely laid out policies for children with learning disabilities. In our country, despite their legal recognition under the Revised Persons with Disabilities Act 2016, enormous issues still remain. Major fundamental issues are, sir, lack of standardized and consistent assessment tools and diagnostic protocols that leads to imprecise data on the prevalence of learning disabilities. If correct data is received, the sheer numbers of these children could be absolutely astounding. No standardized school-level screening exists. Schools depend on teachers' observations and judgments for referrals. This often results in unidentified children who are mislabeled as slow learners, lazy, or having a bad attitude, and thus end up as dropouts and failures in life, sir, and this, sir, is criminal. Current diagnostic tools are either inadequate or ill-suited to the Indian environment. To address these challenges, there's a pressing need for early screening. But early screening, these schemes have limitations, sir. Strengthening learning environments and enhancing teacher sensitization and teacher training are vital steps. For training, screening, support, the existing infrastructure of ASHA and Anganwadi workers and teachers are vital steps. Sir, a clear referral policy could be made from ASHA and Anganwadi workers and teachers to specialized educators and clinical psychologists. This is important for clinical comprehensive diagnosis. Currently, the absence of a national policy on learning disabilities leads to varied state-level strategies, sir.
A national policy would standardize identification, intervention, and support efforts nationwide. Professional recommendations and strategies that could be designed for schools are flexible teaching methods, individualized learning plans, multisensory techniques, assisted technologies like speech-to-text software, digital platforms for personalized learning, supportive classroom environments with positive reinforcement, peer support programs and workshops for parents and on effective home support. If properly assisted, sir, these are the children who can show light to the world, like Albert Einstein, who was also recognized as Shri Sanjay Singh. धन्यवाद मान्यवर, आपने एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं इस मुद्दे पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और इस सदन का ध्यान चाहता हूं। मान्यवर, ये एक ऐसी अत्यंत दुर्लभ और गंभीर बीमारी है जिससे हिंदुस्तान के करीब करीब 20 से 25 हजार बच्चे प्रभावित हैं। मान्यवर, SMA 0, 1, 2, 3, 4 कई तरह की कई स्टेज की ये बीमारी होती है। मान्यवर, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें कोई बच्चा 1 साल की अवस्था के नीचे भी उसकी मृत्यु हो सकती है अगर उसको इंजेक्शन ना लगे। 2.5 साल की अवस्था तक भी उसकी मृत्यु हो सकती है अगर उसको इंजेक्शन ना लगे। और 10 साल, 12 साल, 15 साल तक भी वो पीड़ा में रह के उसकी मृत्यु हो सकती है। ये एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन इस बीमारी का जो इलाज है मान्यवर, वो बहुत महंगा है। किसी गरीब आदमी के लिए संभव नहीं है, किसी सामान्य परिवार के लिए संभव नहीं है। मान्यवर, 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन इस पे लगता है। हमने कुछ बच्चों के लिए सामूहिक रूप से और बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। हमारे सांसद यहाँ बैठे हैं, संजीव अरोड़ा जी, सब ने प्रयास किया मान्यवर। और सरकार की तरफ से भी पहले जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो इंपोर्ट ड्यूटी इस पे हटाई गई। बावजूद इसके ये इंजेक्शन अभी भी 10 करोड़ के आसपास किसी को उपलब्ध हो पाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से 2-3 बातों के लिए अनुरोध करूंगा। एक तो ये कंपनी जो नोवार्टिस कंपनी है, जो अमेरिका की कंपनी है, उसके पास ही इसका पेटेंट है। 10 साल तक कोई दूसरे देश इसको बना नहीं सकते। सरकार अपनी ओर से प्रयास करे अमेरिका की सरकार से कि इसका फॉर्मूला दूसरे देशों को भी दिया जाए। दूसरी मान्यवर, इसमें कोशिश सरकार की ओर से ये होनी चाहिए कि जब कोई महिला गर्भ धारण करती है उस समय ही इस बीमारी की जांच हो सकती है मान्यवर। और बीमारी की जांच अगर होने के दौरान ये पता चल जाए कि इस बच्चे के को SMA है, तो उस समय संभवतः उस परिवार को इस पीड़ा से, इस तकलीफ से बचाया जा सकता है। मान्यवर, मैं अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि दूसरे देशों में इसको नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर भी रखा गया है, US है, UK है, लेकिन हमारे देश में इसको नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर या इसके लिए सरकार की ओर से कोई सुविधा अतिरिक्त नहीं उपलब्ध कराई जाती। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि जो CSR फंड इस्तेमाल होता है लोगों की मदद के लिए, उसका एक बड़ा हिस्सा इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाए। जैसा कौर जो 2 महीने की बच्ची थी दिल्ली की मान्यवर, उसको SMA 0 था और उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सरकार से इस बीमारी के लिए अपनी ओर से कोई सार्थक कदम उठाए। श्रीमती रंजीत रंजन, डिमांड टू चेंज नेम ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन टू हिंद की चादर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सरकार से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को हिंदी चादर, श्री गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनके नाम से करने का आग्रह करती हूँ। पुरी साहब भी बैठे हैं, अच्छी तरह से हिस्ट्री को जानते हैं और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम ही हिंदी चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनकी शहीदी ही पुरानी दिल्ली शीशगंज गुरुद्वारा साहब चांदनी चौक में हुई। और मैं आग्रह करूंगी आपके द्वारा सरकार से कि 24 नवंबर 2024 को जब गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरुपर्व मनाया जाता है, हम उनकी शहीदी को याद करते हैं। उस वक्त अगर सरकार चाहे
तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम की घोषणा हिंदी चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम कर सकती है, क्योंकि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब से लोहा लिया था, और माना जाता है कि दुनिया में मानव अधिकारों के लिए पहली शहादत अगर किसी ने दी थी तो उनका नाम श्री गुरु तेग बहादुर साहब था। सिखों के 9वें गुरु थे जिन्होंने तिलक जंजू की रक्षा के लिए, यानी तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए, उन्होंने जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे, जब औरंगजेब पूरी दुनिया में और इंडिया में गदर मचाया था, उन्होंने जबरदस्ती लोगों को धर्मांतरण के लिए जोर जबरदस्ती से प्रेरित किया था, और सारे लोग, खासकर कश्मीरी पंडित और हिंदू लोग जब गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे और अपने धर्म बचाने की गुहार लगाई थी, तो उस शर्त में औरंगजेब ने कि या तो गुरु तेग बहादुर जी खुद बन जाएं, वो बलिदान दे, तो गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहीदी देकर इस देश की संस्कृति को और इस चीज को बताया था कि मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, और हर धर्म का, हर धर्म वालों को सम्मान करना चाहिए, और किसी भी धर्म का ये राइट नहीं है कि दूसरे धर्म में आने के लिए आप उसको जबरदस्ती का धर्मांतरण करवाएं। मेंबर्स, 12 बज गए।